THR टेक होम राशन प्रोग्राम। इसे नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने THR नाम से एक रिपोर्ट में जारी किया है। इसे याद रखिएगा आप लोग। इसे नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर के टेक होम राशन के नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया है। यह मूल्य श्रृंखला खरीद प्रक्रिया से शुरू होकर अनेक चरणों को समाहित करती है। यह ICDS के SNP पूरक पोषण कार्यक्रम का एक भाग है। अगला आर्टिकल है वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप। इससे विश्वविद्यालय और कॉलेजों के होनहार जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको अवसर प्रदान करता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ इसे DST और SERB द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और SERB द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। इसे PMFME के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। यह 2024 से 2025 तक यह योजना जो है रहेगी। यह एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें केंद्र और अन्य राज्यों का भी सहयोग होता है। इसमें मिलकर के जो है योजनाओं को लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाना होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपनाना इसी के अंतर्गत आता है। NULM के साथ जोड़ा गया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन एंड रूरल अर्बन मिशन के अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ जोड़ा गया है। अगला आर्टिकल है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। इसे FSIB के नाम से भी जाना जाता है। इसे BBB का स्थान ले लिया है। अभी तक हम लोग बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम से जानते थे। अब इसका स्थान जो है FSIB नामक संस्थान ने ले लिया है। इसे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी प्राप्त करके किया गया। FSIB जो है निम्नलिखित पदों और संस्थानों में नियुक्तियों हेतु एक तरीके एकल संस्थान होगा। पहला होगा पूर्णकालिक निदेशकों और दूसरा होगा पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, जो भी सरकारी बैंक है उसमें गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं उनके लिए सरकार द्वारा संचालित गैर जीवन बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थान वहाँ पर कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं और उन संस्थानों की नियुक्तियों के लिए एक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। अगला जो है आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ओशियन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस। पहला सम्मेलन 2017 में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय जो है वहाँ पर आयोजित किया गया था। इसके जो होस्ट कंट्री हैं फिजी और स्वीडन। इसका दूसरा सम्मेलन जो है 2022 में कंडक्ट किया गया था। इसका शीर्षक था आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। मेज़बान कंट्री थी केन्या और पुर्तगाल। यह लिस्बन घोषणा के साथ समाप्त हुआ। अगला आर्टिकल है वरोवा माइट या डिस्ट्रक्टर। न्यू साउथ वेल्स में मधुमक्खियों के प्रबंधित छत्तों में यूरोपीय मधुमक्खी जिसे एपिस मिलिफेरा के नाम से भी जाना जाता है पर रहने वाला एक वरोवा माइट पाया गया। एक तरीके का पैरासाइट है, एक तरीके का परजीवी है जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फैंग द्वारा जारी किया जाने वाला यह इंडेक्स है।
इस बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई टॉप 20 में शामिल है। अगला आर्टिकल है सेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर का भाग है। यह स्थानीय रूप से इसे चैनकुरुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थिति है यह दक्षिण केरल के अंतर्गत है। अगला आर्टिकल है ऑपरेशन नार्कोस, इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा संचालित किया जाने वाला ऑपरेशन है। इसे 2019 में NDPS एक्ट 1985 के तहत अधिकार प्रदान किया गया है। नारकोटिक्स ड्रग जो होते हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, उनका इधर से उधर जो भी इलीगल व्यापार किया जाता है उसको रोकने के लिए। अगला आर्टिकल है माहुली मंदिर समूह, दक्षिण काशी नाम से प्रचलित, इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मंदिरों का एक समूह है। महाराष्ट्र में सतारा में कृष्णा और वेन्ना के संगम पर स्थित है। हेमाडपंथी मंदिर स्थापत्य कला के अंदर स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। इसका परिसर जो है सप्तभुजी है। अगला आर्टिकल है वेक्टर बोर्न डिजीजेज, रोग वाहक जनित रोग, ऐसे मानव रोग जो परजीवी, विषाणु, जीवाणु यानी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोगजनकों से होते हैं, उन्हें रोगवाहक यानी वेक्टर बोर्न डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रोगवाहक जनित रोग कहा जाता है। सभी संक्रामक रोगों में रोगवाहकों से होने वाले रोगों की हिस्सेदारी 17% से अधिक है। अधिकतर रक्त चूसने वाले जितने भी रोगजनक होते हैं वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अंतर्गत ही काउंट किए जाते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रोगवाहक जनित रोग जो होते हैं उसमें जो है अधिकतर रक्त चूसने वाले ही रोगजनक मौजूद होते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और कुछ डिजीज़ के नाम हैं और उनके लिए जिम्मेदार जो वेक्टर्स हैं, जो रोगजनक हैं, उनके नाम है मलेरिया के लिए एनाफिलीज, ये आप सब लोग जानते हैं, इसे याद रखिएगा। डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, इसके लिए एडीज एजिप्टी मच्छर जो वायरस को कैरी करता है, और जब हम किसी भी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट होने लग जाता है वो वायरस, जिससे वह डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस लिम्फेटिक फाइलेरिया, क्यूलेक्स नामक मच्छर, सॉरी ये गलत लिखा गया है, क्यूलेक्स आप लोग इसे पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। क्यूलेक्स मच्छर जो पैरासाइट होता है उसके माध्यम से फैलाया जाता है। काला जर, ये सैंड फ्लाई एक तरीके का पैरासाइट, एक तरीके का परजीवी है जो इस रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला आर्टिकल है शिंजो आबे जो कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं। हमारे भारत देश के लिए भी वो काफ़ी उन्होंने अच्छे काम किए हैं। इसके लिए सभी भारतीयों के प्रति उनके प्रति संवेदनाएं मौजूद हैं। उनकी जब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो हज़ारों लाखों भारतीयों ने जा करके उनके वहाँ पर जा करके उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, उन्हें श्रद्धांजलि जरूर होना भी चाहिए ऐसा। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। उनकी एक बुक है उत्सुकुशी कुनुई, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टुवार्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री। उनकी जो ये बुक है उसमें उन्होंने भारत का उल्लेख किया हुआ है। उनकी आर्थिक नीति को जो है आबेनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। 2013 में ये जो है आई थी। विदेश नीति इनके विदेश नीति को आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। क्वाड जो ग्रुप है 2007 में जो ये विचार व्यक्त किया जाता है इन्हीं के द्वारा व्यक्त किया गया था। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। NP नोनिल फेनॉल, NP एथाक्विलेट्स के उत्पादन में किया जाने वाला एक तरीके का सर्फेक्टेंट है। यह डिटर्जेंट हो गया, वेटिंग एजेंट एंड डिसर्पेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक अंतःस्रावी विघटनकारी है।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे यूनेप भी बोला जाता है, ने एनपीए को केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न नामित किया हुआ है। भारत में इसके लिए कोई मानदंड मौजूद नहीं है कि इसे किस तरीके से जो है स्ट्रगल किया जाए। इसके लिए भारत में किसी भी तरीके का मानदंड मौजूद है नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पिछले 2 हफ्तों का ये करंट अफेयर, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। बस ये आखिरी स्लाइड है, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग बढ़िया से अपना रिवीजन करिएगा। मैं इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखते हैं। अगला आर्टिकल है जिला खनिज कोष हेतु नियम सख्त, MMDR एक्ट 2015। बस इतना ही याद रखिएगा। जिला खनिज कोष का जो नियम है ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? MMDR एक्ट 2015। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, इसे UNDESA द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत होगा, ऐसा बोला गया है रिपोर्ट में। और 2100 तक सन 2100 तक ऐसे ही बना रहेगा। याद रखिएगा इसे आप लोग। 2022 1 जुलाई तक भारत की जनसंख्या जो है 1.4 अरब संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित यूएनडीएसए की रिपोर्ट यह व्यक्त करती है। इसे सतत विकास हेतु परिवर्तनकारी 2023 एजेंडा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह भारत सरकार और हितधारकों के साथ मिलकर के कार्य करता है। यूएनडीएसए की अन्य रिपोर्ट ये है: वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। इसे भी विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। अगला आर्टिकल है लक्स जेपलिन डिटेक्टर, डार्क मैटर डिटेक्टर भी बोला जाता है इसे। एक अंडरग्राउंड डिटेक्टर है। LG यानी लक्स जेपलिन का केंद्र पृथ्वी के सबसे शुद्ध स्थानों में से एक है, जहां विकिरण और धूल मौजूद नहीं होता है, मतलब नगण्य नहीं हुई होता है। इसमें एक विशाल टाइटेनियम टैंक है जिसमें शुद्ध तरल ज़ेनॉन भरा होता है। सेंसस टाउन्स राज्य सरकारों द्वारा एक टाउन या कस्बे के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। जिन राज्य सरकार द्वारा जिन टाउन या कस्बों को परिभाषित नहीं किया जाता है वो सेंसस टाउन के अंतर्गत आते हैं। अस्पष्टता के कारण न तो शहरी योजना और न ही ग्रामीण योजना का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये न तो शहरी योजनाएं, न तो ये शहर के अंतर्गत ही काउंट किए जाते हैं, न ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काउंट किए जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे शहरी योजनाएं और जो ग्रामीण योजनाएं होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कि ये शहर के अंतर्गत हैं या ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत हैं। सेंसस टाउन वे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या 4000 या उससे अधिक होती है। मिनिमम 4000 तो होना ही चाहिए, बाकी उससे अधिक तो हो ही सकती है। और जनसंख्या घनत्व जो है कम से कम 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। 75% से अधिक पुरुष जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला आर्टिकल है अजोरेस हाई, एक उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली। अजोरेस हाई जो है एक उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली है। इसका विस्तार जो सर्दियों के मौसम के दौरान पूर्वी उत्तरी उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप तक होता है। इसकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुष्क वायु के नीचे की ओर आने से यह हेडली परिसंचरण, जो हेडली साइकिल जो हमने जो है इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, भूगोल के अंतर्गत पढ़ा हुआ है,
वही है हेडली पर्सन, जड़ की निचली शाखा के साथ मिल जाती है। यह उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रतिचक्रवाती पवनों से संबंधित होती है। अगला आर्टिकल है एपस्टीन बार वायरस। कैंसरकारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। यह एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र हैं उनके सेल्स को संक्रमित कर सकता है, जो कैंसर का कारण भी हो सकती हैं। यह मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद है। यह आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है, पर किसी किसी कारण से ये जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। अगला वायरस डिजीज़ है मार्बर्ग वायरस रोग। यह एक हीमोरेजिक बुखार है, जिसे अंतःस्रावी बुखार भी बोला जाता है। इसकी मृत्यु दर 88% होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मृत्यु, इसकी डेथ रेट कितनी ज़्यादा है। जो अभी कोरोना वायरस था, इसकी जो है डेथ रेट करीब करीब जो है 0.3 0.2 के आसपास ही माना जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक वायरस है ये। इबोला वायरस कुल से जो है ये जुड़ा हुआ वायरस है। इसका पहला मामला जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में आया था, इसलिए इसे मार्बर्ग वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके रोगवाहक जो डिजीज़ है जो इसके लिए जिम्मेदार जो वाहक है वो फ्रूट बैट है। फ्रूट बैट जो है इस वायरस को कैरी करता है। इसके लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये भी चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन और किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो है अभी फुल प्रूफ जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, 2 हफ्ते का जो भी करंट अफेयर था मैंने आज पूरा कर दिया है। आपकी जो भी शिकायत, आपकी जो भी कंप्लेन है, या आप जिस भी तरीके का सुधार चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसे और बेहतर बनाने की। चलिए, अच्छा ठीक है, चलते हैं, बाद में मिलते हैं। जय हिंद।